So hi, this is the part 2 of the lecture हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे। इंग्लिश लिटरेचर को समझना काफ़ी ज़रूरी है, अगर हम इंग्लिश हिस्ट्री को समझना काफ़ी ज़रूरी है अगर हमें इस लिटरेचर को समझना है तो कल हमने जो एंग्लो सेक्शन है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड है और एज ऑफ चौसर है, वहां तक की जो हिस्ट्री है उसको कवर किया था। आज हम आगे बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट एज आती है, एज ऑफ रिवाइवल। एज ऑफ रिवाइवल, इसको रिवाइवल एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, चौसर की जब डेथ हो गई थी तो चौसर की डेथ के बाद, चौसर वॉज ए प्रोमिनेंट राइटर ऑफ हिज एज, तो उसकी डेथ के बाद जो लिटरेचर है उसकी ग्रोथ एकदम से रुक गई थी। और ग्रोथ रुक गई थी तो लिटरेचर इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग जो है वो रिवाइव कर रहे थे, मतलब क्लासिकल जो राइटर थे उनको इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। इसलिए बोलते हैं इसको एज ऑफ रिवाइवल, या इसको डार्क एज भी बोलते हैं। इसी एज को डार्क एज भी बोला जाता है, एज ऑफ रिवाइवल को। अब इसमें, इस एज में एक वॉर होता है, जैसे पिछली चौसर की एज में मैंने बताया था आपको कि 100 ईयर्स वॉर चल रहा था, तो वो यहां तक भी कंटिन्यू था। लेकिन यहां एक नया वॉर और शुरू हो गया था जिसको बोलते हैं वॉर ऑफ रोजेज। ये वॉर क्यों हुआ था? ये इस मुद्दे पे ये वॉर हुआ था कि अब इंग्लैंड का नया जो किंग है वो कौन बनेगा, इंग्लैंड की राजगद्दी पर कौन बैठेगा। ये वॉर स्टार्ट हुआ था 1455 से और ये चला था 1485 तक। इसको 30 इयर्स वॉर भी बोलते हैं। और इस वॉर में जब 1485 में जो रिचर्ड थर्ड है इसकी डेथ हो जाती है, रिचर्ड थर्ड की डेथ हो जाती है। ये दो फैमिली के बीच में हुआ था वॉर, एक हाउस ऑफ यॉर्क, हाउस ऑफ यॉर्क, और दूसरी जो फैमिली है वो हाउस ऑफ लैंकेस्टर थी। इसको वॉर ऑफ रोजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से एक फैमिली जो है वो रेड रोज को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी फैमिली व्हाइट रोज को रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी इसको बोलते हैं वॉर ऑफ रोजेस। और इसमें इस यॉर्क की जो है वो हार होती है, यहां से रिचर्ड थर्ड की डेथ हो जाती है और लैंकेस्टर, जो हाउस ऑफ लैंकेस्टर है, इनकी विक्ट्री होती है। यहां किंग बनता है हेनरी सेवंथ। हेनरी सेवंथ यहां किंग बनता है। यहां से ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है, राइट। जो हमारी ट्यूडर डायनेस्टी है, ये ट्यूडर पीरियड जो 1485 से शुरू होता है, 1485 जब ये वॉर खत्म होता है, वॉर ऑफ रोजेस, उसके बाद ट्यूडर डायनेस्टी शुरू हो जाती है। 1485 से लेकर ये चलती है 1603 तक। ट्यूडर डायनेस्टी 1603 तक चलती है। इसमें हेनरी सेवंथ ये सबसे पहले किंग बनता है। ये ट्यूडर जो फैमिली है उससे बिलोंग करता था, इसलिए इसको ट्यूडर डायनेस्टी बोलते हैं। ट्यूडर हेनरी सेवंथ था, उसके बाद हेनरी एट्थ किंग बनता है, ये इसका बेटा था। लेकिन हेनरी एट्थ काफी ज्यादा क्रूअल था, कई शादियां की थी और इसकी जो वाइफ थी हेनरी एट्थ की, बहुत क्रूअल था। ये एक एक करके अपनी वाइफ को मरवा दिया। रीजन क्या था मरवाने का? क्योंकि इसका कोई मेल चाइल्ड नहीं हो रहा था आगे राजगद्दी संभालने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये एक एक करके अपनी वाइफ को मरवाता था, जिससे भी उसको मेल चाइल्ड नहीं होता था। तो ऐसे करके अपनी कई वाइफ को इसने मरवा दिया। बाद में इसका बेटा हुआ एडवर्ड सिक्स्थ। एडवर्ड सिक्स्थ ये 11 साल की एज में ही इंग्लैंड की राजगद्दी पे बैठ गया था। 11 साल की एज में ये किंग बन गया था इंग्लैंड का, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहा। ये काफी बीमार रहता था, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद अब कोई बेटा तो था नहीं इनका। फिर इंग्लैंड में क्वीन बनती है मैरी। ये एलिजाबेथ की सिस्टर थी। ये इंग्लैंड की राजगद्दी पे बैठती है, बट ये भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती।
इसकी भी डेथ हो जाती है। देन उसके बाद इनकी लास्ट एक रूलर बची थी, एक लास्ट लड़की बची थी इनकी फैमिली में, जिसका नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो क्वीन बनी 1558 में, 1558 से 1603 तक एलिजाबेथ ने इंग्लैंड पे रूल किया और ये लास्ट रूलर थी इस फैमिली की, इस डायनेस्टी की। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है और यहां इनकी जो ट्यूडर डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है। तो ट्यूडर डायनेस्टी की टाइमलाइन क्या है? 1485 टू 1603। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में एक बहुत ही फेमस क्रिटिक है जॉन गे। उन्होंने बोला है ट्यूडर डायनेस्टी वाज इकोनॉमिकली हेल्थियर, मोर एक्सपेंसिव रादर देन एनी अदर डायनेस्टी। किसी भी दूसरी डायनेस्टी के अलावा अगर हम बात करें इसकी ट्यूडर डायनेस्टी की, तो ये मोर इकोनॉमिकली हेल्थियर रही है और मोर एक्सपेंसिव रही है। ऐसा किसने बोला है? ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में जॉन गे ने। एक फेमस क्रिटिक है ये जॉन गे, इन्होंने ये कमेंट किया है, तो इसको भी आप याद रखना। अब लिटरेचर इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन कुछ अच्छी चीजें हुई, राइट? कुछ अच्छी चीजें हुई, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंग्लैंड में आ गई थी। प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस की, तो प्रिंटिंग प्रेस आई थी जर्मनी में। और किसने इसको इन्वेंट किया था? जोनास गटनबर्ग ने। जोनास गटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को फाउंड किया था, इन्वेंट किया था। कहां पे? सबसे पहले ये आई थी जर्मनी में। जर्मनी में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी। उसके बाद इंग्लैंड में लेके आया था विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक आइडिया को बुक की फॉर्म में प्रिंट करके पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सकता था। एक बहुत अच्छा काम हुआ ये। वैसे तो एक आइडिया को अगर उस टाइम पे स्प्रेड करना होता था तो उनके पास क्या सोर्स था कि ओरली वो बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन अब एक ही बुक को लिख के बहुत सारी उसकी कॉपियां बना के पूरे वर्ल्ड में उसको स्प्रेड किया जा सकता था। एक अच्छी बात हो गई थी। अब इसी एज में, जो एज ऑफ रिवाइवल है, इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज है उनमें रेनेसा की शुरुआत हो चुकी थी, पुनर्जागरण काल। यानी कि जो लोग लंबे टाइम से सोए हुए थे, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो वो फिर से जाग गए थे। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें शुरुआत हो चुकी थी रेनेसा की। जैसे कि जो पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे वो अलग अलग जगह को फाउंड कर रहे थे। लाइक जैसे कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया था। 1498 में इंडिया को डिस्कवर कर लिया था वास्को डी गामा ने। तो इस तरह से पुर्तगीज एक्सप्लोरर जो है वो एक्सप्लोर कर रहे थे और अलग अलग जगह पे जाके कुछ ऐसी जगह को फाउंड कर रहे थे जहां पे वो कुछ डेवलपमेंट कर सके, वहां पे अपना सेटअप कर सके और अपनी ही कंट्री को वहां से टैक्स पे करे, ठीक है। इस तरह की डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। और अगर हम लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में भी कुछ अच्छी डेवलपमेंट हो रही थी। लाइक जो हमारे सोनेट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। इसमें इस एज में एक बहुत ही फेमस एक कलेक्शन पब्लिश किया गया था। रिचर्ड टोटल जो है वो पब्लिशर थे, जिसका नाम है, जो टाइटल इन्होंने दिया था मिसलेनी। 1557 में ये पब्लिश की गई थी। इसमें 3 सोनेटियस थे जिनके सोनेट्स को पब्लिश किया था। और देखो, पहले जो सोनेट लिखे जाते थे वो 8+6 लाइन में, इसको बोलते हैं पेटार्चन स्टाइल, ठीक है। पेटार्क के स्टाइल को यूज किया जाता था। ऑक्टेव प्लस सस्टेट जो सोनेट है वो 14 लाइन की एक पोएम होती है जिसको हम सोनेट बोलते हैं। पहले सोनेट्स इस तरह से लिखे जाते थे, लेकिन बाद में जब हेनरी होवर्ड और थॉमस याट, इन लोगों ने क्या किया, इसके पैटर्न को चेंज कर दिया। इंग्लिश में सोनेट्स कौन लेकर आया था? हेनरी होवर्ड। तो ये इस पैटर्न को इन्होंने बना दिया 4+4+4+,
2 3 क्वार्टेट प्लस कपलेट, ये इंग्लिश सोनेट माना जाता है। ये पेटाचन स्टाइल है, इटालियन सोनेट्स है ये, ठीक है। पहले के राइटर जो है, पहले के जो पोइट थे सोनेट लिखने के लिए इस पैटर्न को फॉलो करते थे, जैसे कि जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन का एक बहुत ही फेमस एक सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, 1652 में लिखा गया है, उसमें ये स्टाइल यूज किया गया है। शेक्सपियर ने ये वाला स्टाइल यूज किया है, जो इंग्लिश वाला स्टाइल है, राइट। तो ये इंग्लिश में सोनेट्स कौन लेकर आया था? थॉमस यार्ट और हेनरी हॉवर्ड। ये माने जाते हैं कि इन्होंने सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में। पहले ये वाला स्टाइल जो है वो यूज किया जाता था। तो कुछ तरह से इस तरह जो लिटरेरी डेवलपमेंट्स हो रही थी इस एज में। अब अगली जो एज है, इसकी टाइमलाइन कौन सी रही है एज ऑफ रिवाइवल की? 1400 से ऑलमोस्ट 1550, ये इसकी टाइमलाइन है। अब 1558 में, इस एज के कुछ टाइम बाद 1558 में इंग्लैंड की क्वीन बनती है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने क्या देखा कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें रेनेसा जो है वो फैल चुका है, कि क्या न कुछ ऐसा किया जाए इंग्लैंड में भी, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इंग्लैंड में भी ऐसी डेवलपमेंट हो। तो अब क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, जितने भी लोग जेल में बंद थे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, आइदर टू डिस्कवर और आइदर टू डाई और टू डिस्कवर समथिंग न्यू। या तो तुम जेल में पड़े पड़े मर जाओ, या फिर जेल से बाहर निकलो और कुछ नई चीजों को डिस्कवर करो। ऐसा किसने बोला? क्वीन एलिजाबेथ ने। तो जो भी लोग जेल में थे वो सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या हमारी यही लाइफ है, हम यहाँ पे पूरी जिंदगी जेल में सड़कर मर जाएं, या हमारे पास एक ऑफर मिल रहा है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम यहाँ से निकले, बाहर जाके चीजों को डिस्कवर करें, नए आइलैंड ढूंढ लें, वहां से हम इंग्लैंड को टैक्स पे कर दें, तो ये एक अच्छी लाइफ होगी हमारी, तो क्यों ना हम ये वाला ऑप्शन चूज करें। तो उन लोगों ने सेकंड ऑप्शन चूज किया, और अलग अलग जगह पे जो क्रिमिनल्स थे वो फैल गए, उन्होंने लैंड को डिस्कवर करना शुरू कर दिया। बहुत सारी लैंड आइलैंड उन्होंने डिस्कवर भी कर लिए थे, और वहां पे सेटअप कर लिए थे, अपने जो बिजनेस है वो शुरू कर दिए थे, और वहां से वो टैक्स पे करने लगे इंग्लैंड को। यही एक रीजन था कि इंग्लैंड उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में टॉप पे चला गया, काफी रिच कंट्री जो है वो इंग्लैंड बन गया था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। अब फिलिप सेकंड, जब ये काफी अमीर जो कंट्री है इंग्लैंड बन गई थी, तब फिलिप सेकंड एक किंग है स्पेन का। वैसे भी क्वीन एलिजाबेथ को काफी सारे मैरिज प्रपोजल आए थे, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने डिसाइड कर लिया था कि वो लाइफ टाइम कभी शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपने स्टेप फादर हेनरी 8 को देखा था कि कैसे वो जो क्रूअल टॉर्मेंट जो है उनकी मदर को दे रहा था, एक एक करके मार रहा था। तो क्वीन एलिजाबेथ को इस चीज का डर था कि हो सकता है कल को मैं किसी से शादी करूं तो वो भी मेरे साथ ऐसा करे, या फिर अगर मैं शादी कर लूंगी तो पूरी की पूरी बागडोर जो है इंग्लैंड की उसके हाथ में चली जाएगी, क्योंकि पहले के टाइम पे मेल पैट्रियार्की वाला सिस्टम चलता था। इसलिए क्वीन एलिजाबेथ ने डिसाइड किया कि मैं लाइफ में कभी शादी नहीं करूंगी और अपनी कंट्री को सर्व करूंगी, राइट। अब फिलिप सेकंड आया। फिलिप सेकंड ने क्या किया, क्वीन एलिजाबेथ को मैरिज प्रपोजल भेजा, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने इसको रिजेक्ट कर दिया। दोबारा भेजा उसने, फिर रिजेक्ट कर दिया। अब फिलिप सेकंड को आ गया गुस्सा। फिलिप सेकंड ने बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो अब एक वॉर होगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो फिलिप सेकंड ने अटैक कर दिया इंग्लैंड पे। 1588 की ये बात है, इसको बोलते हैं द बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मेडा। 1588 में हुआ था द बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मेडा। अब ये कहते हैं कि जो स्पेन की जो नेवी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पे, पूरा वर्ल्ड में मानते हैं कि इनकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी थी, सब लोग इनसे डरते थे पूरा वर्ल्ड। तो फिलिप सेकंड 7-8 हजार के आसपास जो सोल्जर है वो लेके आया था समुद्र के रास्ते से। अब इंग्लैंड वाले भी डरे हुए थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो भी पूरे डरे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि इनकी जो नेवी है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो लोग बोल रहे थे कि एक पहली बात तो हम इनसे जीत नहीं सकते,
दूसरी बात, इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एक लेडी। पहले मैं बता चुका हूं कि लेडी जो है, महिलाएं हैं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, मेल पैट्रियार्की जो है वो चलता था। तो अब इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम तो नहीं जीत पाएंगे, हमने हार मान ली है, उनके आगे हम टिक ही नहीं सकते। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया? शी डिलीवर बेस्ट रेनेसा स्पीच टू हिज आर्मी, टू हर आर्मी। बेस्ट रेनेसा स्पीच जो है वो डिलीवर किया। अपने ही सोल्जर हैं उनको इनकरेज करने के लिए ये अपने जो आर्मी, जो कैंप इन्होंने बना रखे थे, वो उस कैंप में जाती है और बेस्ट स्पीच एक डिलीवर किया जाता है। ये बोलती है, माई माई हैंड्स आर शॉर्ट, माई लिम्स आर वीक, बट आई विल फाइट टू शोल्डर बाई ब्रदर्स। ये बोलती है कि तुम मेरे भाई हो, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगी, मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए चलूंगी और आज शाम तक हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। इतना विश्वास दिलाती है अपने सोल्जर्स को कि हम आज शाम तक ही ये लड़ाई जीत जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट रेनेसा स्पीच कंसीडर किया जाता है। आपको गूगल पे ये मिल जाएगा अगर आपको पढ़ना हो तो, ठीक है। अब ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, इनकरेज कर दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने इनको, तो लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन हुआ क्या, जो इनके समुद्र के रास्ते से जो शिप आए थे, कुछ अनयूजुअल स्टॉर्म्स आए उस टाइम पे, बहुत भयंकर तूफान आए थे उस टाइम पे। तूफान आने का वैसे कोई भी सीजन नहीं था, समुद्र में जब तूफान आते हैं तो वो सीजन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो उस टाइम पे बिल्कुल शांत था समुद्र, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तूफान आए जिसकी वजह से जो इनके जहाज थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। बहुत कम जहाज इनके इंग्लैंड तक पहुंच पाए थे, रास्ते में ही वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। बचे हुए जो जहाज थे उन्होंने, इंग्लैंड वालों ने पहले से ही युद्ध की तैयारी कर रखी थी। जो बचे हुए जहाज थे उनमें इन्होंने आग लगा दी और सोल्जर को मार दिया था, उनके काफी सारे सैनिकों को, जिसकी वजह से विक्ट्री किसकी हुई यहाँ पे? इंग्लैंड की। और स्पेन इस बैटल को हार गया था। और उसी दिन शाम तक क्वीन एलिजाबेथ इस लड़ाई को जीत गई। और जैसा उन्होंने बोला था एज इट इज वैसा हुआ। तो लोग अब मानने लगे थे कि इस एलिजाबेथ में, इस क्वीन में कुछ न कुछ डिवाइन पावर है, क्योंकि इन्होंने जैसे बोला था कि आज शाम तक हम ये लड़ाई जीत जाएंगे, एज इट इज वैसा ही हुआ। अदरवाइज हम नहीं जीत सकते थे। इनके जो स्पेन के जो सोल्जर हैं, जो नेवी थी, उनसे हम नहीं लड़ सकते थे। तो हुआ कुछ था कि कुछ न कुछ तो रीजन है जिसकी वजह से समुद्र में तूफान आए हैं, और हो सकता है गॉड से ये लड़की लिंक्ड हो, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इसीलिए ये हम फाइट जीत पाए हैं। तो उस टाइम के बाद से क्वीन एलिजाबेथ को पूरी इंग्लैंड के लोग जो हैं वो फॉलो करने लगे, ब्लाइंडली फॉलो करने लगे थे, ठीक है। जो भी क्वीन इंस्ट्रक्शन देती एज इट इज जो है वो पब्लिक जो है वो फॉलो करने लगी थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है काफी ज्यादा फ्लोरिश हुआ, कोई रिबेल नहीं हुआ। स्पेशली ये पब्लिक की प्रोस्पेरिटी के लिए काम करती थी, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, रिबेल नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुई, और यही एक रीजन था इंग्लैंड हाइट पे चला गया, ठीक है। अब हम लिटरेचर की अगर बात करें, इस एज में कुछ लिटरेरी डेवलपमेंट्स यहां से शुरू हो गए थे। ड्रामेटर्जी कोर्सेज was started in the University of Oxford and Cambridge. कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, ये दो यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी हैं यूके की। यहाँ पे ड्रामा के कोर्सेज स्टार्ट हो गए थे। किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को डांसर बनना है, ये चीजें सारी यहाँ पे सिखाई जाने लगी, ड्रामा के कोर्स शुरू हो गई। तो यहां से निकले फिर 7 स्कॉलर, जिनको बोलते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स, दिस टर्म कॉइन्ड बाय जॉर्ज सेंट्सबरी। जॉर्ज सेंट्सबरी ने ये टर्म दी है यूनिवर्सिटी विट्स। यहां से 7 स्कॉलर निकले, इनका मैं नाम नहीं लिख रहा, वैसे एक बार बता रहा हूं, याद करने की ट्रिक है। 3 यहां से थॉमस थे, और 3 कलर के नाम पे आप इनको याद कर लो, थॉमस किड, थॉमस नैश, थॉमस लॉज। 3 थॉमस हो गए। कलर के नाम पे जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन पीले, ग्रीन हरा, और जॉन लिली, ठीक है, लिली से लाल। तो ये 3 कलर के नाम पे याद रखो। और एक इनका जो फादर फिगर है क्रिस्टोफर मार्लो,
ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से क्रिस्टोफर मार्लो। 7 स्कॉलर निकले जिनको बोलते हैं यूनिवर्सिटी विट्स, लेकिन थॉमस किड इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे। उनकी राइटिंग स्टाइल के लिए इस ग्रुप में इनको कंसिडर किया जाता है, राइट। अब ये एज जो है वो 1603 तक चलती है। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। अब ये लास्ट रूलर थी ट्यूडर डायनेस्टी की, तो डेथ के बाद अब आगे कोई सक्सेसर नहीं था, तो इसकी एक कजन है जिसका स्कॉटलैंड में जिसकी शादी हुई थी, वहां से जेम्स सिक्स्थ स्कॉटलैंड से आया, जेम्स सिक्स्थ, और ये इंग्लैंड में आके बन गया जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट बन गया था 1603 में। ये इंग्लैंड का किंग बन गया स्कॉटलैंड से आकर। अब देखो, स्कॉटलैंड से आकर इंग्लैंड पे ये रूल कर रहा है, तो क्या इंग्लैंड वाले पसंद करेंगे कि कोई दूसरी कंट्री का किंग आके इंग्लैंड पे रूल करे? लोग पसंद नहीं करेंगे इस चीज को। तो अब इंग्लैंड वालों ने इस चीज का रिबेल करना शुरू किया, और इस रिबेल में इन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली थी कि इस किंग को हम पसंद नहीं करते हैं, हम इसको रूल नहीं करने देंगे, तो हम इसको मार देंगे। 1605 में 1605 में इसके किंग बनने के 2 साल बाद इसके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी की गई जिसको बोलते हैं गन पाउडर प्लॉट। गन पाउडर प्लॉट, और इसको गाय फोकस प्लॉट भी बोलते हैं। गाय फोकस प्लॉट, बिकॉज गाय फोकस वॉज द मेन कॉन्स्पिरेटर इन दिस कॉन्स्पिरेसी। तो इसको मारने की प्लानिंग की गई थी। पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट है उसमें 39 बैरल्स जो है बड़े बड़े बारूद के प्लेस कर दिए। इनकी प्लानिंग क्या थी कि पूरे के पूरे पार्लियामेंट को हम उड़ा देंगे बारूद से। तो कैसे भी करके ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो लीक हो गई थी, जिसमें गाय फोकस को पकड़ लिया और इसको ब्रुटली मार दिया गया। इसको मार के जो संसद की जो दीवारें हैं उस पे इसकी डेड बॉडी को लटका दिया गया, उसमें गार्बेज ठूस दिया गया। किंग ने ये मैसेज दिया लोगों को कि अगर कोई भी किंग के अगेंस्ट जाने की हिम्मत करता है तो इस तरह की हालात किसी की भी हो सकती है, जिसकी वजह से पब्लिक एकदम से डर गई, पीछे हट गई थी, ठीक है। लेकिन क्रिश्चियनिटी 2 पार्ट में बटी हुई है, जैसे कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट के अंदर एक ग्रुप है प्यूरिटन्स का। ये जो प्यूरिटन्स हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट थे अपनी कंट्री को लेके, अपने रूल्स को लेकर। तो इन्होंने तो फैसला कर लिया था कि हम इस तरह के किंग को रूल नहीं करने देंगे जो खुद अपने प्लेजर के लिए पब्लिक मनी को वेस्ट करता हो। तो ये 1603 में जो किंग बना था, ये एज शुरू होती है जिसको बोलते हैं जैकोबियन एज। जैकोबियन एज, जैकोबियन एज स्टार्ट होती है 1603 से और ये चलती है 1625 तक। से 1625 जेम्स के नाम पे इस एज का नाम जो है वो जैकोब रखा गया है। अब इसके बाद जेम्स फर्स्ट के बाद, जब जेम्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है 1625 में, तब 1625 से लेकर 1649 तक किंग बना चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट किंग बनता है। अब चार्ल्स फर्स्ट ने क्या किया, पब्लिक मनी को अपने प्लेजर के लिए यूज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब प्यूरिटन्स पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो ये जो एज है ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपको कंटिन्यू जो हमारी जो एज थी जैकोबियन एज 1625 तक कंप्लीट करना है, इस एज को और प्यूरिटन एज को, और इसके बाद जो एज आएगी रेस्टोरेशन एज, इन तीनों एज को हम कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। सो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप भी HPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं, हमारी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।